साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, ये मौर्य साम्राज्य चल रहा। मौर्य साम्राज्य में अशोक कालीन व्यवस्था अशोक के धम्म हो गया है। आज हम मौर्य प्रशासन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत व्यवस्था थी। केंद्रीकृत व्यवस्था में प्रांतीय व्यवस्था भी थी, और लेकिन प्रांतीय व्यवस्था ऐसी थी कि जिसमें केंद्र को सशक्त किया गया था, यानी कि केंद्र अपना जो है एक राजदूत या अपना राज्यपाल बैठाता था केंद्र में, जो कि अपने ही वंशज के होते थे या बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे, और उन्हीं के माध्यमों से जो है किया जाता था। हालांकि मौर्य प्रशासन 4 राजधानी और बाद में एक और राजधानी करके विभक्त 4 राज्यों में विभक्त करके पूरे साम्राज्य को जो है अशोक से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रशासन की व्यवस्था की रीढ़ मजबूत करी। सबसे पहले अगर व्यवस्था हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन की इतना सशक्त, तो हम मौर्य साम्राज्य देखते हैं। और इसमें ऐसा व्यापार और जो दुनिया में इतना मजबूत शासन बनने के पीछे यही रीज़न था कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत ही बढ़िया थी, और प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया होने के नाते से ये व्यापार भी बहुत अच्छा हुआ और अर्थव्यवस्था भी बहुत ही सुचारू रूप से हुआ। उस ज़माने में बिक्री कर और जैसी व्यवस्थाएं थीं, और समुद्र की जो है अलग अलग जो है अधिकारी थे। सारे अधिकारी उस समय तीर्थ कहे जाते थे, महत्वपूर्ण अधिकारी जिनकी संख्या 18 थी। हम एक एक करके लिखेंगे। आज हम फैक्ट लिखने में ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें हम ये चीज़ जान लें, बस केवल मौर्य प्रशासन एक केंद्रीयकृत प्रशासन थी। हालांकि प्रांतों में विभक्त था, लेकिन मजबूत केंद्रीय प्रशासन था, निरंकुशता नहीं था, वहाँ पे न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। और तो इसको हम सिलसिलेवार एक एक पॉइंट लिख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे पहले कौटिल्य से हमको जानकारी मिलती है, मेगास्थनीज द्वारा हमको जानकारी मिलती है, और बहुत सारी चीज़ें अशोक के अभिलेखों से हम प्रशासनिक जानकारी मिलती है। तो अभी इसके बाद हम जब समाज कराएंगे तो मेगास्थनीज के द्वारा हम कुछ समाज का जो है बंटवारा किया गया है, वो एग्जाम में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल अभी हम कौटिल्य द्वारा सप्तांग जो दिए गए हैं उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग बताए हैं। इन 7 अंगों को, क्योंकि 7 अंग में कभी कभी 7 अंग में पूछा जाता है पहला, दूसरा, तीसरा, या 7 अंग में किसी एक अंग को ना देके विकल्प में डाला जाता है। तो सबसे पहला तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, 5वां कोष, और 6वां सेना, और 7वां मित्र। ये जो सप्तांग दिए गए हैं, कभी कभी ये पूछा जाता है 7वां अंग कौन है, या मित्र सब किस नंबर पे है, या राजा या अमात्य किस नंबर पे है, या फिर इन 7 में से किसी एक और देके एक विकल्प को पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर हम थोड़ा केंद्रीय प्रशासन के बारे में और भी लिख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों को, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा गया है? इनकी संख्या 18 थी। इनकी संख्या 18 थी। इनकी
संख्या 18 थी। कई एक जगह पे ये इसी तीर्थ को अमात्य या पुरोहित कहा जाता था। लिख लेते हैं हम इसको भी। कई अधिकतर स्थलों पर इन्हें महामात्य की संज्ञा दी गई है। अधिकतर स्थलों पर इन्हें महामात्य की संज्ञा दी गई है। फिर हम इसके आगे देख लेते हैं प्रांतीय प्रशासन या कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रशासन। जैसे कि हम प्रांतीय व्यवस्था से पहले तीर्थ और युक्त और उपयुक्त इनका भी हम लिख लेते हैं। सारे अधिकारियों का नाम थोड़ा सा ऊपर हम लिख लेते हैं। हालांकि अभी अधिकारियों का एक लिस्ट और आएगा तो हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ अमात्य। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ अमात्य, मंत्री और पुरोहित थे। अमात्य, मंत्री व पुरोहित थे। जो 18 तीर्थ थे उन 18 अधिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो अमात्य और मंत्री और पुरोहित थे। ये एग्जाम के दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम देख लेते हैं युक्त और उपयुक्त। ये केंद्रीय महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। युक्त और महायुक्त, युक्त और उपरयुक्त ये भी अधिकारी हैं, इनके अधीन रहते थे। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं युक्त युक्त ये केंद्रीय महामात्य तथा अध्यक्ष। केंद्रीय महामात्य तथा अध्यक्षों के अधीन होते थे। फिर हम प्रांतीय शासन प्रशासन के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से ही हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन की सुविधा के लिए अपने विशाल साम्राज्य को 4 हिस्सों में विभाजित किया था। इसका स्क्रीनशॉट मित्रों ले लीजिए और इसको हम मिटा दें। फिर हम जरा ऊपर से फिर लिखना शुरू करें। इस स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। प्रांतीय शासन इसमें हम देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु शासन की सुविधा हेतु 4 प्रांतों में विभाजित किया या विभक्त किया। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता है। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ये यहाँ पे हम देख लेते हैं, इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। और बाद में अशोक के समय ये संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई थी। कलिंग को उसने जीत लिया था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अशोक के समय प्रांतों की संख्या
4 से बढ़कर 5 हो गई थी। इन प्रांतों को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम प्रांत और यहाँ पे हम राजधानी लिख लेते हैं। सबसे पहला है उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला, बहुत ही महत्वपूर्ण ये राज्य था। उसके बाद दूसरा है दक्षिणापथ, ये सुवर्णगिरी सुवर्णगिरी। तीसरा है अवंती, तीसरा अवंती, उज्जैनी, जिसका राजधानी उज्जैनी। फिर चौथा है कलिंग, इसकी राजधानी तोशली। और पांचवा है प्राची राज्य यानी मध्य प्रदेश, प्राची मध्य राज्य या मध्य प्रदेश। इसको पाटलिपुत्र, जो कि वहाँ का खुद वहीं पे केंद्रीय राजा या सम्राट रहता था, ये केंद्र व्यवस्था ये मध्य में पाटलिपुत्र। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं कि इन प्रांतों की संख्या थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य में ये चौथा कलिंग नहीं था, बाकी 4 राज्य थे। अशोक के समय ये प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई थी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ मौर्य प्रशासन के बारे में, कुछ निम्न स्तरीय जो प्रशासन साम्राज्य प्रशासन जैसे बटा हुआ था, कैसे प्रशासन बटा हुआ था, वो चीज़ हम देख लेते हैं कि मौर्य प्रशासन का एक जो जैसे साम्राज्य है, फिर प्रांत है, फिर आहार है, फिर कैसे कैसे बटा हुआ था, ये चीज हम देख लेते हैं। मौर्य प्रशासन सबसे ऊपर जो साम्राज्य था या केंद्रीय व्यवस्था, साम्राज्य यानी पूरा का साम्राज्य। फिर दूसरा हम लिख सकते हैं प्रांत, दूसरा प्रांत, तीसरा विषय। ये जो विषय है, यही विषयपति, इसका जो वो देखता था, ये विषयपति होता था, विषय। और प्रांत का प्रांतिपति होता था। और विषय को आहार भी नाम दिया जाता था। यहां पे लिख लेते हैं आहार। ये फिर हम देख लेते हैं चौथा स्थानीय। ये स्थानीय जो होता था 800 ग्रामों का समूह होता था। चौथा हम देख लेते हैं स्थानीय, ये 800 ग्रामों का समूह, 800 ग्रामों का समूह होता था। इससे नीचे पांचवा देख लेते हैं द्रोणमुख होता था। द्रोणमुख पांचवा है द्रोणमुख। द्रोणमुख ये 400 ग्रामों का होता था। 400 ग्रामों का अधिकारी होता था। और फिर खरवाटिक छठा, खारवटिक या खरवाटिक का आता है। और 7वां संग्रहक होता था। खरवाटिक के बाद ये 200 ग्रामों का होता था। ये 200 ग्रामों का ये होता था। उसके बाद हम देख लेते हैं संग्रहक होता था, जो 100 ग्रामों का समूह का वो होता था संग्रहक।
ये 100 ग्रामों का एक संग्राहक होता था। उसके बाद अंतिम में जो ग्राम है वो सबसे निम्न या सबसे निचला प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे निचला, सबसे छोटी इकाई ग्राम, सबसे छोटी इकाई होती थी, सबसे निचली इकाई होती थी। ये हम यहाँ पे ग्राम लिख लेते हैं। तो इस तरह ये, इसका हम 7वां नाम दे दें, इसका 8वां नाम दे दें। ये मौर्य प्रशासन इस तरीके से था, इसका अधिकारी होता था और आहार या विषय पद के अधीन जो ये होते थे, ये जिले के अधिकारी होते थे और इनके राजस्व को वसूली करने वाले को समाहर्ता कहा जाता था। इसको हम अभी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। मित्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहाँ पे हम देख लेते हैं आहार या विषय पद के अधीन होता था, विषय पद के अधीन होता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। यहाँ पे लिख लेते हैं जिले के या जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक या समाहर्ता था, जो समाहर्ता के अधीन होता था। यह स्थानिक समाहर्ता के अधीन होता था। समाहर्ता ये राजस्व का बहुत बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी समाहर्ता के अधीन होता था। फिर कुछ अशोक के अभिलेखों में कुछ युक्त और इस तरीके का नाम मिलता है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ नगर प्रशासन की व्यवस्था के बारे में मेगास्थनीज ने कुछ दिया है नाम, जिससे कि 6 समितियां होती थी 5-5 करके, और 6 पंचे 30, इस तरीके से 30 अधिकारी इस तरह हो जाते थे। तो हम लिख लेते हैं थोड़ा सा समिति के बारे में, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नगर शासन मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। 30 सदस्यों का एक मंडल करता है, जो समितियों में विभक्त था, और प्रत्येक समितियों में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समितियों में 5 सदस्य होते थे। ये और समिति का हम नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समिति लिख लेते हैं और समिति का कार्य लिख लेते हैं कि क्या कार्य करता था समिति और समिति का कार्य हम लिख लेते हैं। ये प्रथम समिति को हम देखते हैं। प्रथम समिति ये है उद्योग शिल्पियों का निरीक्षण, उद्योग शिल्पियों का निरीक्षण। फिर द्वितीय समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, कई बार एग्जाम में आया भी है और आता है, लगातार आएगा भी। द्वितीय समिति ये विदेशियों के देखरेख के लिए है। विदेशियों का देखरेख
फिर तृतीय समित जन्म मरण का लेखा जोखा होता था, जन्म मरण का लेखा जोखा। और चतुर्थ समित जो होता था यह व्यापार और वाणिज्य के लिए होता था, व्यापार एवं वाणिज्य के लिए होता था। और फिर पंचम समित जो होता था यह निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण किया जाता था, निर्मित वस्तुओं का जो बना हुआ होता था उसका निरीक्षण किया जाता था। तो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण अभी बिक्री कर 6वें में बिक्री कराएगा। निर्मित वस्तुओं के बिक्री का निरीक्षण और 7वें में इस बिक्री कर, ऐसे याद कर लें। छठी समित ये बिक्री कर का वसूली किया जाता था, जो बिक्री कर लगता था, बिक्री कर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन समितियों का कैसे जो है कौन कौन समितियां किसके लिए बनी हैं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन समितियों जो 6 समितियां बनी हैं इसमें 5-5 सदस्य होते थे। इस तरह कुल मिला के 30 सदस्य की एक समिति होती थी। तो इसको मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट एक लिख लीजिए। फिर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट और भी बची हुई हैं उसको हम करते हैं। फिर हम एक वीडियो में समेटेंगे कि बहुत अच्छे ढंग से आपको प्रशासन और पूरा मौर्य साम्राज्य ही समझ में आ जाए। तो इसको एक आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा लें। कुछ इंपॉर्टेंट वहां के जैसी पुलिस व्यवस्था थी, रक्षिन हम कहते थे पुलिस व्यवस्था को। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लिख लेते हैं यहां पे, जैसे कि रक्षिन ये पुलिस व्यवस्था, जैसे कि कुछ यूनानी स्रोतों में हम देख लेते हैं। यूनानी स्रोतों में एंडोनुमोई और दूसरा एग्रोनुमोई। तो हम देख लेते हैं पहला एग्रोनुमोई, ये एग्रोनोमोई और जो है एंटीनिमोई, ये एग्जाम में आ भी चुका है कई बार। ये इसको हम जिलाधिकारी कह सकते हैं। दूसरा, अगर यह भी पेपर में आए कि एक मार्ग निर्माण का अधिकारी है, मार्ग निर्माण का एक विशेष अधिकारी कह सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आ जाए तो हम एग्रोनोमोई पे निशान लगाएंगे। और दूसरा है एंटीनोमोई, एग्रोनोमोई और एंटीनोमोई, यह जो है नगर आयुक्त होता था। जितना भी हमने करवाया है सब के सब एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम कुछ अशोक के अभिलेखों द्वारा कुछ प्राप्त अधिकारी का नाम है वो भी लिख लेते हैं यहीं पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां लिख लेते हैं अशोक के अभिलेखों से कुछ अन्य अशोक के अभिलेखों से कुछ अन्य अधिकारी का वर्णन मिलता है, कुछ अन्य अधिकारियों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं
के पहला है जिसमें राजुक नाम मिलता है, पहला हम देख लेते हैं जिसमें राजुक नाम मिलता है। और यह राजुक जो होता है यह ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए होता है। राजुक जो होता है यह ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये राजुक, ये अधिकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनकी नियुक्ति और इसकी नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती थी। और दूसरा, इसके पास संग्रह के साथ साथ ये संग्रह भी करता था और न्यायिक शक्तियां भी थी। ये इसके पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी थी। तो ये राजुक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, राजुक जो होते थे। और दूसरा हम देख लेते हैं प्रादेशिक, जो अगला अधिकारी है प्रादेशिक। ये अशोक के अभिलेखों में प्राप्त होता है। ये प्रादेशिक जिला अधिकारी हम कह सकते हैं, जिला अधिकारी। और यह जिलाधिकारी को हम अर्थव्यवस्था का हम वो मान सकते हैं जिलाधिकारी, रेवेन्यू कलेक्टर। और उसके बाद हम देखते हैं महामात्र उच्च अधिकारियों के नगर प्रशासन से संबंधित था। और प्रतिवेदक था जो वहां पे जो है सम्राट को जो कार्य था, निचले स्तर के सारे कार्य थे उसको सम्राट तक पहुंचाने का काम कर लेते हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं प्रतिवेदक ये काम क्या था, इनका कार्य सम्राट को विभिन्न सूचना देना होता था। इसका कार्य सम्राट को विभिन्न सूचना देना होता था। तो फिर हम देखते हैं महामात्र उच्च अधिकारी जो नगर प्रशासन से संबंधित था, यहां पे लिख लेते हैं उच्च अधिकारी जो नगर प्रशासन से संबंधित, जो नगर प्रशासन से संबंधित। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रशासनिक नाम थे, प्रशासनिक लोग के इंपॉर्टेंट थे। प्रशासन कितने भागों में बटा हुआ था, और प्रशासन जैसे साम्राज्य विषय और जो है वहाँ पे इस तरह 8 भागों में जो बटा हुआ था। प्रशासन कितनी राजधानी, कितने जो है उसमें बटा हुआ था, राज्यों में बटा हुआ था। जैसे कि अशोक के से पहले चंद्रगुप्त मौर्य में 4 और अशोक के समय 5। उसके बाद कुछ प्रशासनिक, विशेष प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका नाम एग्रोनोमई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब नाम है जो कि एग्जाम में बहुत बार आए हुए भी हैं। और जो राजुक है और जो है प्रादेशिक है, इनका सबका स्थानिक है, इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर ध्यान में दीजिएगा। फिर अर्थव्यवस्था कौटिल्य के अनुसार जो सप्तांग दिए गए हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी प्रशासनिक कई एक नाम जो अध्यक्ष हुए हैं, जो 26 अध्यक्ष हैं, उसमें कई नाम इंपॉर्टेंट हैं जो हम अगले वीडियो में ही ले पाएंगे। और जो तीर्थ के इंपॉर्टेंट 18 ये आता है कि कितने तीर्थ थे, 18 तीर्थ है, यही आता है ज़्यादातर। और तीर्थ के जितने इंपॉर्टेंट कुछ नाम थे वो हो गए हैं। अब अध्यक्ष के कुछ इंपॉर्टेंट की हम लिस्ट अगले वीडियो में हम दे देंगे, खाली उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्ष के नाम जिनका काम क्या था। तो ये मौर्य प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मौर्य प्रशासन, इसी प्रशासन से हम देखते हैं कि केंद्रीयकृत व्यवस्था और इनकी शासन व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त थी, और पुलिस के साथ साथ और सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। इसीलिए इतने बड़े साम्राज्य को अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य चलाए। और अगर इसकी व्यवस्थाएं चरमरा जाई, अशोक के बाद इसकी व्यवस्थाएं चरमरा गईं और अशोक का मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया।
तो अभी तो पतन नहीं देखेंगे, अभी हम प्रशासन की कुछ बातें बची हुई हैं उसको देखेंगे, और फिर समाज और अर्थव्यवस्था एक वीडियो में, और फिर उसी के साथ पतन करके मौर्य साम्राज्य खत्म करेंगे। मौर्य साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये मेंस में एक प्रश्न तो आना ही आना है, किसी भी जीएस में हो या किसी भी सब्जेक्ट के लेके अगर पीसीएस में करा जाता है तो भी, और प्रीलिम के हिसाब से ही मौर्य साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, छोटे बड़े किसी भी कंपटीशन में मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य पे पूरा जो है कई विद्वानों ने बहुत सारे लेख लिखे हैं, और सबसे पहले प्रिंसेप ने पढ़ने की सफलता भी प्राप्त की थी। बहुत सारी चीज ऐसी है कि मौर्य प्रशासन से पूरे भारतीय इतिहास का एक जो है पूरा वही मिलता है। तो मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इसको विधिवत पढ़ना है, इसीलिए टाइम लग रहा है थोड़ा सा। तो साथियों अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक करिए, और अपने मित्रों में भी शेयर करिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।